अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं खालिद जतोई और आप देख रहे हैं खालिद जतोई ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो बहुत ही अहम है। देखिए स्टूडेंट्स, आप एफएससी पार्ट 1 क्लास फर्स्ट ईयर या एफएससी पार्ट 2 क्लास सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं, या फिर आप किसी भी यूनिवर्सिटी की टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो मेडिकल यूनिवर्सिटी हो, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी हो या फिर कोई जनरल यूनिवर्सिटी हो। एमसीक्यूज टेस्ट के लिए, मल्टीपल चॉइस टेस्ट के लिए जो रूल्स, जो फैक्टर्स होते हैं वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं। मैं इस वक्त आपको इस वीडियो में गाइड करने जा रहा हूं कि आप किसी भी मेडिकल या इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के लिए किस तरह से खुद को प्रिपेयर करेंगे। और अगर आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट नहीं भी हैं, आप बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं, लेकिन अगर आप एमसीक्यूज टेस्ट देने जा रहे हैं तो आपने किन रूल्स को फॉलो करना है, किस तरह से आपने अच्छे नंबर्स के साथ अपने टेस्ट को क्लियर करना है। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक बड़े गौर से देखिएगा। चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले इस सीरीज की वीडियोस भी आपको मिलती रहें। देखिए स्टूडेंट्स, मेरा फोकस ज्यादातर जो है वो मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए है, तो खास तौर पर आज की जो टिप्स बता रहा हूं वो मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूं कि एमडीकेट या एमकेट के टेस्ट के लिए आपने जीरो से, स्टार्ट से लेकर एंड तक किस तरह से खुद को प्रिपेयर करना है। तो चंद फैक्टर्स, चंद रूल्स आपके लिए लेकर आया हूं, आपने इनको प्लीज फॉलो करना है। सबसे पहले हमारे पास है सेल्फ बिलीफ। आप कोई सा भी दुनिया का काम करने जा रहे हैं, आपके अंदर जब तक सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, जब आपके पास खुद एतमादी का फैक्टर नहीं है, तो आप दुनिया का कोई भी काम नहीं कर सकते। और मजे की बात यह है कि आप तो एक यूनिवर्सिटी के लिए एक टेस्ट देने जा रहे हैं, आप अपनी जिंदगी का मकसद हासिल करने जा रहे हैं, और उस मकसद के लिए अगर आपके पास खुद एतमादी नहीं है, आपने पहले से ही डिसाइड किया हुआ है कि यार ये मैं काम नहीं कर सकता, तो फिर आप टेस्ट नहीं दें। आपको देने की जरूरत ही नहीं है। ना ही आप जो है वो मेडिकल के टेस्ट की प्रिपरेशन करें, ना ही आप इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के किसी टेस्ट की जो है वो तैयारी करें। जब आपने फैसला कर रखा है कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा, ये मुश्किल है, मैं ये जो है वो क्लियर नहीं कर पाऊंगी या कर पाऊंगा, तो फिर आप इस परेशानी में भी ना पड़ें। सबसे ज्यादा अहम है खुद एतमादी। अगर आपके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ बिलीफ है, अगर आप समझते हैं कि यार ये कर सकता हूं, ये आपके जो है वो दाएं हाथ का खेल है, आप यकीन करें आप कर जाएंगे। तो मैं आपको एक मशवरा देता हूं कि आप अपना माइंड सेट कर लें कि यार मैं ये टेस्ट क्लियर कर सकता हूं। मेरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर मैं जो है, क्या इतने अंदर भी मेरे कैपेबिलिटी नहीं है कि मैं चंद स्टूडेंट्स को जो है वो जो है पीछे छोड़ के और मैं ये टेस्ट क्लियर कर जाऊं। मेरी सीट तो पक्की है और होनी चाहिए। ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके अंदर। तो स्टूडेंट्स, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए, खुद एतमादी आपके अंदर होनी चाहिए कि भाई आप ये जो है टेस्ट क्लियर कर सकते हैं, और ये कोई टेस्ट इतना ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। तो आपने अपने अंदर, याद रखिएगा कि आपके पास सेल्फ बिलीफ होना चाहिए। नंबर सेकंड पर स्टूडेंट्स हमारे पास है प्रॉपर प्लानिंग। देखिए, प्रॉपर अगर प्लानिंग की बात की जाएगी तो फर्स्ट करें, एक छोटा सा मैं आपको मिसाल देकर समझाता हूं कि प्रॉपर प्लानिंग किससे कहा जाता है। अगर मैं एक फौजी ऑफिसर हूं और मैं अपने ग्रुप के साथ, अपने प्लेटून के साथ, मुझे ऑर्डर किया जाता है कि आपने जो है वो दुश्मन का बॉर्डर क्रॉस करके फिला चौकी पर जो है चौकी पर कब्जा करना है, उनके फिला जो है वो पोस्ट पर कब्जा करना है। तो आप सोचिए, सबसे पहले तो मेरे पास सेल्फ बिलीफ होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं अपने जो है वो ऑफिसर्स के साथ, मैं अपने ग्रुप के साथ, मैं अपने जो है वो फौजियों के साथ ये कर सकता हूं। मैं सबसे पहले, मैं मेरे और मेरे ग्रुप के साथ तमाम लोगों को ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम सब दुश्मन की उस पोस्ट पर कब्जा कर सकते हैं। ये था सेल्फ कॉन्फिडेंस। दूसरे नंबर पर है प्रॉपर प्लानिंग। अब मैं अपने सिपाहियों के साथ, मैं अपने दोस्तों में, अपने ऑफिसर्स के साथ बैठकर प्लानिंग करूंगा कि भाई रात को कहां से क्रॉस करना है, अगर बर्फबारी हो जाएगी तो उसमें कैसे फेस करना है हालात को, अगर बारिश हो जाएगी तो क्या करना है, किस तरीके से मूव करना है, और दुश्मन पर अटैक कैसे करना है, और फिर उनकी पोस्ट पर कब्जा कैसे करना है। ये है प्लानिंग। और प्लानिंग अगर अच्छी होगी, बेहतर प्लान होगा, तो जो है वो नुकसान का अंदेशा कम होगा और हम दुश्मन की चौकी पर कब्जा कर लेंगे। ठीक इसी तरीके से अगर आपके पास बेहतरीन प्लानिंग है, अगर आपने अपने आप को पहले से ही प्लान किया हुआ है
कि यार मैं मेडिकल का टेस्ट देने जा रहा हूं, मैं एक जो है वो एमडी का या फिर इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का किसी भी जनरल यूनिवर्सिटी का टेस्ट देने जा रहा हूं और मैंने अच्छे नंबरों से पास होना है, तो मैंने यार प्लान भी करना है ना। आपके पास किताबें कौन सी होनी चाहिए, आपने पढ़ना कितना है, आपने पूरे 24 घंटे की जो साइकिल होती है दिन और रात की, उसमें आपने सोना कितना है, सुबह आपने कितने बजे उठना है, फिर आपने पढ़ाई कितने बजे करनी है, और फिर आपने जो है दूसरी जो है वो गेम वगैरह या सोशल मीडिया को कितना टाइम देना है। तो ये तमाम चीजें वेल प्लान होनी चाहिए। देखिए स्टूडेंट्स, इस पर मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, मैं यहां पर ये चीजें एक्सप्लेन नहीं करना चाहता, लेकिन याद रखिएगा कि डिपेंड करता है कि स्टूडेंट्स पर, स्टूडेंट्स की जो मेंटल अप्रोच होती है वो भी थोड़ी सी एक दूसरे से चेंज होती है। तो कुछ स्टूडेंट्स अगर 4 घंटे पढ़ते हैं तो उनके लिए काफी है, और कुछ स्टूडेंट्स 6 घंटे पढ़ते हैं तो फिर भी चीजें ऑलमोस्ट वो कवर नहीं कर पाते, उनको समझ में नहीं आती। तो ये डिपेंड करता है आप पर कि आप कितना सिलेबस, कितने टॉपिक्स अंडरस्टैंड कर लेते हो, तो आप उस हिसाब से अपनी प्लानिंग कर ले। और आप ये देखें कि यार 4 महीनों का अगर आपके पास टाइम है, 3 महीने को अगर आपके पास 3 मंथ्स का टाइम है, तो उसमें आप अपने जो है वो पूरा अपने आप को वेल प्लान कर दें कि जनाब इन 3 महीनों के अंदर आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश के या मैथमेटिक्स के कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं और ज्यादा फोकस कौन से चैप्टर्स पर करना है, ताकि पहले फोकस कौन से चैप्टर्स पर करना है ताकि वो मुश्किल चैप्टर्स आप पहले से ही सॉल्व कर लें, और फिर आपने जो चीजें आगे रखनी है। तो ये होती है प्लानिंग। उस प्लानिंग के लिए आपने अपने आप का स्केड्यूल बना लें। आप अपने आप को जो है वो 24 आवर्स की जो साइकिल है, जो दिन और रात के जो टाइम है, उसको आप अपने वेल प्लान तरीके से बनाकर एक कागज पर आप अपने रूम में लगा दें, ताकि आपको हर वक्त ये जहन में हो कि आप एक मिशन पर हो। आप की कामयाबी तभी होगी जब आप अपने रूल्स को फॉलो कर रहे होंगे। जब अगर आप अपने ही रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे, वो पेपर जो आपकी दराज पर, जो आपके दरवाजे पर, जो आपके रूम पर, आपकी टेबल पर रखा होगा या लगा हुआ होगा, वो आपको ये एहसास दिलाता रहेगा कि आप अपने मिशन से हट रहे हो, आप अपने टाइमिंग्स को डिस्टर्ब कर रहे हो, और ये आपकी नाकामी होगी, ये आपका नुकसान होगा। तो इसलिए उस पेपर को चिपका दें, आपके सामने हो, ताकि आपको हर वक्त अपने मिशन पर, अपने एमडी कैट के टेस्ट पर, अपने इंजीनियरिंग की टेस्ट पर फोकस हो। इसके बाद है एमसीक्यूज। देखिए स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज जो है, अगर आप एमसीक्यूज की बात करते हैं तो मैं आपको बताता चलूं कि एमसीक्यूज किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं। इस पर भी एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा, पूरी कंप्लीट एक आपको गाइडलाइन दूंगा कि आपने एमसीक्यूज किस तरह से जो है वो सॉल्व करने हैं। लेकिन यहां पर चंद अहम बातें आपसे शेयर कर दूं, ताकि अभी आप प्रैक्टिस के दौरान, अभी चूंकि मेडिकल की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं या बोर्ड के एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं, तो इस हवाले से अगर आपके पास जो है वो कुछ टिप्स होगी तो आप बेहतर तरीके से एमसीक्यूज सॉल्व कर पाएंगे। एमसीक्यूज जो होते हैं उनके पास, उनको सॉल्व करने के लिए आपने जहन में रखना है कि जितने ज्यादा एमसीक्यूज आप सॉल्व करेंगे उतनी ही ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी, और अगर प्रैक्टिस ज्यादा होगी तो पेपर के दिन जो ऑन द डे आप टेस्ट दे रहे होंगे उस दिन आपको बड़ी आसानी हो जाएगी, और आपकी प्रैक्टिस अच्छी होने की वजह से आप जल्दी जल्दी अपने टाइम के हिसाब से क्वेश्चंस क्लियर कर जाएंगे, हल कर जाएंगे, सॉल्व कर जाएंगे प्रॉब्लम्स, और फिर जो है आपका टेस्ट में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व करने की कोशिश करें। मैं तो आपको कहता हूं कि आप इन 3 से 4 महीनों के अंदर करीबन 15 से 20 हजार एमसीक्यू सॉल्व कर लें, ताकि आपका जो है एमसीक्यू ज्यादा सॉल्व करने से आपके जो मेंटल अप्रोच होगी, जो माइंड आपका होगा, वो जो है वो उस प्रैक्टिस से सेट हो जाएगा, और आपके पास अगर 100 एमसीक्यूज, 200 एमसीक्यूज, व्हाटएवर कितने भी एमसीक्यूज आते हैं, आप इजीली उस टाइम के हिसाब से सॉल्व कर जाएंगे। अच्छा, अब आपको बता दूं कि आपने एमसीक्यूज को सॉल्व कैसे करना है। स्टूडेंट्स देखिए, हमारे पास ऑलमोस्ट 4 ऑप्शन होते हैं, ए बी सी एंड डी। आपके पास कोई क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए गए हैं। याद रखिएगा कि अगर आप जब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 आप करते जाएं, इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाएं। जो आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा उसको फोकस मत करें, उस पर ध्यान मत दें, उसको छोड़ दें। अभी आपको समझ में नहीं आया, उस पर टाइम वेस्ट मत करें, उस पर थोड़ा सा आप पेपर के ऊपर जो है वो निशान लगा दें, ताकि जब पूरा पेपर सॉल्व हो जाएगा तो आप उस क्वेश्चन पर दोबारा से वापस आएंगे। अगर टाइम बचा
तो आप बाकी का बचा हुआ टाइम उस क्वेश्चन पर देंगे जिसको आपने हाईलाइट किया हुआ है, और फिर उस बचे हुए आखिरी टाइम में आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ठीक इसी तरीके से जो ज्यादा डिफिकल्ट आपको एमसीक्यूज लगे उनके ऊपर आप 2 निशान लगा दें, स्टार लगा दें या कोई से भी निशान लगा दें, और जो आपको कुछ मतलब दरमियाने से लगे कि यार ये मैं सॉल्व कर सकता हूं या कर सकती हूं, तो उस पर 1 स्टार लगा दें। तो सारे 100 या 200 जितने भी क्वेश्चन होते हैं आपके टेस्ट में, अगर आप सारे 100 क्वेश्चंस एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं, तो उसके बाद आप दोबारा जब वापस आएंगे तो आप सबसे पहले जो कम मुश्किल सवाल थे, जो कुछ आपको आ रहे थे लेकिन आप फैसला नहीं कर पा रहे थे, डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि यार इनका कौन सा जवाब होगा 4 ऑप्शन में से, तो फिर 1 स्टार वाले आप एमसीक्यू सॉल्व करें। जब वो भी आप सॉल्व कर लेंगे तो उसके बाद आप 2 स्टार वाले क्वेश्चंस पर आएंगे। दैट मींस कि वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल थे, आपको पढ़ने से शुरू में ही समझ में नहीं आए, तो बाकी अगर टाइम बच गया तो आप वो बचा हुआ आखिरी टाइम उन क्वेश्चंस को देंगे। देखिए स्टूडेंट्स, आप अगर एमडीकेट के टेस्ट में हैं तो उसमें माइनस मार्क्स होती हैं, और खासतौर पर इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में कुछ में होती है माइनस मार्क्स, कुछ में नहीं होती। लेकिन याद रखिएगा अगर माइनस मार्क्स हैं, मतलब रेशो जो है अगर वो 4 के हिसाब से है, 1/4 है, दैट मीन्स कि अगर आप 4 सवाल जो है गलत करेंगे तो आपको 1 मार्क जो होगी वो कट की जाएगी, 1 नेगेटिव मार्क है ऑन 4 द रॉन्ग एमसीक्यूज। तो आप रिस्क ले सकते हैं अगर इतना मतलब है, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज रिस्क कम देती हैं तो उस पर आप रिस्क नहीं ले सकते। आप कोशिश करें कि कम से कम रिस्क लें, लेकिन अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं कि भाई मैं यार तुक्के मारना चाहती हूं या चाहता हूं, तो तुक्कों का, मैं एज ए टीचर तुक्कों के लिए आपको गाइड तो नहीं करूंगा, लेकिन अगर आप मजबूरी है तुक्का आपने लगाना है तो आप लगा सकते हैं। अगर 4 गलत सवालों पर 1 जो है मार्क कट हो रही है तो ये कोई इतना बड़ा आप अगर देखेंगे प्रोबेबिलिटी तो फिर इतना ज्यादा नुकसान नहीं हो रहा, तो आप तुक्का लगा सकते हैं। तुक्का लगाने की ट्रिक ये है कि देखिए स्टूडेंट्स, जब भी कोई एमसीक्यूज बनाता है उसमें हमेशा ए जो ऑप्शन होता है वो कम रखता है, बिकॉज ये एक इंटरनेशनल मैं आपको बता रहा हूं कि एक सर्वे के मुताबिक कि आप भी अगर मैं आपको कहूं कि ये टॉपिक लें और इसमें से 10 एमसीक्यूज बना लें तो आप 9 एमसीक्यूज का ऑप्शन ए नहीं रखेंगे। उसकी मेन वजह यह होगी कि अगर जवाब आप ए रखेंगे तो आपको पता होगा कि ये जब बच्चा या जब स्टूडेंट इसको पेपर को करेगा, सामने जैसे ही क्वेश्चन पड़ेगा ए ऑप्शन मौजूद होगा तो वो फौरन से उसको टिक कर लेगा, उसको पता लग जाएगा। तो इसलिए हमेशा एग्जामिनर क्या करते हैं, जो टेस्ट बनाते हैं वो क्या करते हैं कि ऑप्शन बी ज्यादातर 52% चांस होता है, इंटरनेशनल अगर ये देखा है जिन्होंने इस पर काम किया है तो बी और सी ऑप्शन होते हैं। लेकिन अगर एमसीक्यूज में ए एंड बी आ जाता है या बोथ आ जाता है, बोथ बी एंड सी या बोथ सी एंड डी, अगर इस तरह का ऑप्शन आ जाता है या ऑल ऑफ द अबव आ जाता है, दैट मींस सारे ऑप्शन, या नन ऑफ द अबव आ जाता है, तो दैट मींस इनमें से कोई नहीं, तो वो भी जवाब हो सकते हैं। तो ज्यादातर वो जवाब होते हैं जो आखिरी वाला जवाब होगा ऑल ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। आप उससे टिक कर सकते हैं, आप उसका रिस्क ले सकते हैं। लेकिन अगर इस तरह का कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है तो आप ए को छोड़कर बी या सी को फोकस कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हो सकता है कि कुछ ऐसे भी एमसीक्यूज होते हैं जिनमें एग्जामिनर ट्रिक रखता है। वो कौन सी ट्रिक होती है कि भाई आप जो है वो स्टूडेंट के वो उनसे छोटी सी माइनर मिस्टेक करवाने के लिए सेम टाइप्स के वर्ड रख देता है। जैसे अगर मैं मेडिकल के लिए कहूं कि हमारे पास 2 टर्म्स होती हैं, लाइसोसोम एंड लाइसोजाइम, तो वो क्या करेगा, अगर वो एंजाइम की बात करता है तो एंजाइम के साथ उसने लाइसोसोम भी दे दिया, लाइसोजाइम भी दे दिया। अब स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएगा और जल्दी में लाइसोसोम को टिक करके आएगा जो कि एक ऑर्गेनेल है सेल का, और बजाय लाइसोजाइम को टिक करने के जो एक एंजाइम है। तो कभी कभार एक ही तरह के वर्ड्स आ जाते हैं, तो आप उनमें कंफ्यूज मत होइएगा। वो आपसे जो है वो एग्जामिनर चाहता है, वो जो आपसे टेस्ट लेते हैं वो आपसे चाहते हैं कि आप ये माइनर मिस्टेक करें, लेकिन आप वो कोशिश करें कि इस तरह की मिस्टेक्स ना करें। और एक अहम बात आपको बताता चलूं कि हमेशा याद रखिएगा कि अगर आपके एमसीक्यूज के चॉइसेस में कोई ऐसा टर्म मौजूद है जो आपने कभी सुना ही नहीं है, तो याद रखिएगा वो कभी भी ऑप्शन नहीं हो सकता, बिकॉज कि आपने इतनी मेहनत की हुई है
आपने वो टर्म अपने सिलेबस में अपने कोर्स के अंदर वो सुना ही नहीं है, तो वो हो ही नहीं सकता। वो कहीं और से उठाकर उसने फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए कोई ऑप्शन रख दिया है, तो कोशिश करें उसको भी टच ना करें। तो ये चंद टिप्स थी। मैं एमसीक्यूज पर एक बहुत बड़ी वीडियो बनाने जा रहा हूं इसी सीरीज की, तो उसमें आपको गाइड करूंगा पूरा कंप्लीट कि आपने एमसीक्यूज किस तरह से सॉल्व करने हैं। आइए आगे कुछ टेक्निक्स की बात करते हैं कि आप एमसीक्यूज के लिए कौन सी टेक्निक्स को फॉलो करेंगे कि आप किस तरह से जो है वो एमसीक्यूज का टेस्ट हल कर सकें। देखिए स्टूडेंट्स, आप हाइलाइटर ले लें। उन हाइलाइटर से आप अपने जो है एमसीक्यूज में मेन टर्म्स को आप अपने किताबों के अंदर जो मेन टर्मिनोलॉजी होती है साइंस के अंदर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या मैथमेटिक्स के अंदर जो काम की चीजें होती हैं उनको हाईलाइट करते जाएं। उनसे क्या होता है, ये टेक्निक्स होती हैं। इन चीजों से क्या होता है कि आपका फोकस होता है उन चीजों पर, और उनको फिर आप उन पॉइंट्स को पिक करें, अपनी डायरी के अंदर राइट डाउन करें, और जब आप एक डायरी बना देंगे तो आपके पास एक अपनी डिक्शनरी आ जाएगी। उससे फायदा यह होगा कि आखिरी दिनों में टेस्ट में जब 2-4 दिन मौजूद होंगे तो आप सिर्फ उस डायरी को जो आपने बनाई होगी डिक्शनरी टाइप, जिसमें आपने क्रीम पॉइंट डाले होंगे और उनको भी आपने हाईलाइट किया हुआ होगा, वो आपको चीज हेल्प कर देगी, रिव्यू कर देगी। आप उस दिन लास्ट वाले दिनों में ये नहीं होंगे कि यार अब क्या पढ़ूं, इतना सारा कोर्स है। आप जस्ट ये सिर्फ देखेंगे कि यार मैंने जो डायरी बनाई हुई है जिसमें मैंने चैप्टर्स के अंदर मेन क्रीम पॉइंट्स जो ओवरव्यू मैंने लिखा था उनको ही फॉलो कर लूं, तो चीजें बहुत सारी चीजें रिपीट हो जाएंगी। दूसरा स्टूडेंट, एक ये टेक्निक है कि अगर आपको किसी चैप्टर में, किसी सिलेबस में कोई एक टर्म मिल जाता है, जैसे वायरस है, आपने वायरस को पढ़ा, तो अब क्या होगा कि अगर वायरस का कहीं किसी और चैप्टर नंबर 8 में, चैप्टर नंबर 9 में भी जिक्र है, तो आप चीजें जो है वो यहां से लेकर वहां तक उनको लिंक करें कि यार यहां पर चैप्टर नंबर 5 में भी वायरस का बताया गया था, इसी वायरस का बताया गया था, सार्स वायरस का, और इसका जिक्र जो है वो चैप्टर नंबर 9 में भी मौजूद है, या चैप्टर नंबर 11 में मौजूद है, या चैप्टर नंबर 12 में मौजूद है। तो आखिर क्यों है, और चीजों को लिंक करना देखिए कि लिंक करने से क्या होगा कि आपको पता लग जाएगा कि यहां पर ये चीज क्यों दी गई थी और वहां पर उसका जिक्र क्यों किया गया है। तो दोनों चीजें आपको आसानी से अंडरस्टैंड हो जाएंगी। तो आप याद रखिएगा कि ऐसी टर्म्स साइंस के अंदर, बायोलॉजिकल साइंसेज में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में या मैथमेटिक्स में रिपीट जो हो रही हैं, तो आप उनकी रिपीटेशन की वजूहात मालूम करें कि यार ये यहां पर क्यों दी गई थी, इस चैप्टर में ये बात क्यों कही गई है और यहां पर इस बात को क्यों रिपीट किया गया है। एक और चीज मैं आपको बताऊं कि ये मेरी जिंदगी का अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि चीजों को डिफरेंशिएट किया करें, डिस्टिंग्विश किया करें। मिसाल के तौर पर अगर आपको वायरस समझ में नहीं आ रहा तो आप बैक्टीरिया के साथ कंपेयर करें। आपको अलजी समझ में नहीं आ रही, आप फंजाई के साथ उसको कंपेयर करें। आपको जनाब ब्रायोफाइट्स समझ में नहीं आ रहे, आप ट्रेक्योफाइट्स के साथ उनको कंपेयर करें। आपको इनवर्टिब्रेट समझ में नहीं आ रहे, आप उनके पॉइंट्स वर्टिब्रेट या कॉर्डेट के साथ कंपेयर करें। तो इससे क्या होगा कि दोनों चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। दो आपके पास डिसऑर्डर हैं, दो डिजीज हैं, आप उनको एक दूसरे से कंपेयर करें। आपके पास दो बोन हैं, उनको एक दूसरे से कंपेयर करें, मसल्स को बोन्स के साथ कंपेयर करें। जब आप कंपेयर करते हैं ना, तो आपको दोनों चीजें क्लियर हो जाती हैं। ये आपने जहन में रखना है। ये एक टेक्निक थी जो मैंने आपको बताई। इसके बाद हमारे पास है स्टूडेंट्स के ये जो मैंने रेड पॉइंट लिखे हैं, रेड कलर से जो मैंने आपको टिप्स लिखी हैं, ये बहुत ज्यादा जरूरी हैं। इनको आपने फोकस करना है। सबसे पहले है की पॉइंट्स। आपने स्टूडेंट्स की पॉइंट्स को फॉलो करना है। देखिए हमारे पास सिंध, पंजाब और फेडरल के टेक्स्ट के अंदर जितने भी टेक्स्ट बुक हैं उनके अंदर की पॉइंट्स दिए गए हैं, या तो चैप्टर के स्टार्ट में दिए गए हैं या चैप्टर के एंड में दिए गए हैं, या फिर कुछ किताबों में समरी भी दी गई है। तो याद रखिए, मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं। न जाने कितनी यूनिवर्सिटीज के अंदर हमारे स्टूडेंट्स भरे पड़े हैं, जिसमें लम्स है और इसके अलावा आर्मी मेडिकल यूनिवर्सिटीज हैं, इसके अलावा हमारे पास आगा खान यूनिवर्सिटी है। तो उनको हमने हमेशा गाइड किया था कि जो चैप्टर के की पॉइंट्स होते हैं, जो चैप्टर की समरी होती है, वो आपको 100% आनी चाहिए। अगर आपको चैप्टर के की पॉइंट्स जो चैप्टर में मौजूद होते हैं, आपकी किताब में मौजूद होते हैं, हर चैप्टर के स्टार्ट में या एंड में मौजूद होते हैं, या समरी मौजूद होती है, अगर आपको क्लियर है तो मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप ये टेस्ट क्वालिफाई कर जाएंगे। ये आपने आप जहन में रखना है। उसके बाद है हमारे पास ऑन एमसीक्यूज। देखिए ये एक छोटी सी टिप है जो अक्सर स्टूडेंट्स फॉलो करते हैं कि कोई सा भी टॉपिक पढ़ा, उसमें से 2-3 अपने एमसीक्यूज बना लिए। इससे क्या होगा कि आपको वो टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगा। और एक बात आपको बताता चलूं एमसीक्यू से रिलेटेड, कि जब
आपके पास अगर कोई ऐसा एमसीक्यूज आ जाता है, जो यहां पर भी मैंने ये बात बतानी थी लेकिन चलिए यहां पर बता देता हूं कि अगर आपके पास कोई ऐसा एमसीक्यूज आ जाता है टेस्ट के लिए और उस टेस्ट में प्रैक्टिस के दौरान अगर कोई ऐसा एमसीक्यूज आ जाता है जिसमें 4 ऑप्शन है ए बी सी एंड डी और आपको पता है कि भाई इसका आंसर बी है, तो याद रखिए स्टूडेंट, आज आपको एक ऐसा क्लू बताता हूं कि यकीन करें आप टेस्ट क्वालिफाई कर जाएंगे। वो ये है, वो राज की बात ये है कि आपको पता है कि इस एमसीक्यूज का जवाब बी है, तो आखिर एग्जामिनर ने, आखिर एमसीक्यूज बनाने वाले ने ऑप्शन ए सी एंड डी क्यों दिया, और ये जो ऑप्शन ए सी एंड डी में जो वर्ड्स मौजूद हैं, जो आंसर्स मौजूद हैं, उनके पीछे क्या राज है, वो कौन से टॉपिक्स में से दिए गए हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है, ये एक बहुत अहम बात है कि जवाब तो आपको पता है कि जवाब बी है, लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए कि ए क्या चीज है, आपको यह भी पता होना चाहिए कि सी जो आंसर दिया गया है ये कौन से टॉपिक या क्यों दिया गया है, इसका यहां पर रीजन क्या है इस एमसीक्यूज में देने का, और यहां पर डी जो ऑप्शन है वो क्यों दिया गया है, और डी ऑप्शन जो है उसके अंदर जो आंसर मौजूद है वो कहां से और क्यों दिया गया है। तो जब आप इन तीनों को फोकस करना स्टार्ट कर देंगे, इन तीनों को इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर देंगे, जवाब तो आपको पता था जवाब बी है, लेकिन जब जो जवाब नहीं है उनको भी जब आप फोकस करने लगेंगे तो आपको ना सिर्फ एक चीज, 4 चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी, 4 टॉपिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो एक ये बहुत अच्छी ट्रिक है एमसीक्यूज के हवाले से जो आपने फॉलो करनी है। अब स्टूडेंट्स दूसरा है हमारे पास, यहां पर मैंने लिखा है फॉलो योर एकेडमी मटेरियल, एकेडमीज मटेरियल, कि आपने स्टूडेंट्स याद रखिए फोकस करना है, आपने अपनी जो एकेडमी, आपके जो टीचर्स हैं उनके मटेरियल को फोकस करना है। आप कोशिश करें कि इधर उधर की किताबें ना पढ़ें, आप न जाने इतनी मोटी मोटी किताबें लेकर आते हैं जिन पर एमडीकेट टेस्ट या एमसीक्यूज टेस्ट लिखा, एमकेट टेस्ट लिखा होता है, या इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज के लिए जो टेस्ट लिखा हुआ होता है, और वो न जाने वो सीरीज के इतनी मोटी जो किताबें होती हैं वो आपको समझ भी नहीं आ रही होती, उनके एमसीक्यूज भी बड़े मुश्किल होते हैं, आप कंफ्यूज हो जाते हैं, न जाने कितना आपके पास मटीरियल इकट्ठा हो जाता है बहुत अलग अलग रिसोर्सेज के साथ, और फिर इतना मटीरियल आप कब सॉल्व करेंगे, आप फिर वो जो छोटा मोटा आप छोटी जो मेहनत कर रहे थे वो भी फिर करना छोड़ देते हैं। तो प्लीज फोकस करें कि आपके जो टीचर्स, आपकी जो एकेडमी, आपके जिनको आप फॉलो करते हैं, जहां पर भी ऑनलाइन फॉलो कर रहे हैं, आप उनको उनके एकेडमी पर पढ़ते हैं, आपके जो टीचर्स हैं, अगर आप उनके एमसीक्यूज को, उनके मटेरियल को फोकस करते हैं, उनको फॉलो करते हैं, उनको सॉल्व करते हैं, तो याद रखिएगा कि ये आप एक बेहतर और सही काम कर रहे हैं। नाउ वी हैव ट्रस्ट इन योर टीचर, कि भाई आपने अपने टीचर के ऊपर ट्रस्ट करना है, आपको अपने टीचर पर यकीन होना चाहिए। देखिए स्टूडेंट, आप जिसके पास तैयारी कर रहे हैं, आप खुद से उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते कि यार ये मुझे तैयारी क्या करवाएगा, यार ये एकेडमी तो मेरे काम की नहीं है, यार ये सेंटर तो मैं तो यहाँ खामखा आ गया, यार ये टीचर तो मुझे जो है वो मुझे टेस्ट क्लियर नहीं करवा पाएगा। तो ये भी गलत बात है। आप जहां पर हो वहां पर उस टीचर पर ट्रस्ट करें प्लीज। जब आप अपने टीचर पर ट्रस्ट करते हैं ना, तो फिर आप आधा काम कर लेते हैं। तो याद रखिएगा कि आप अपनी फैकल्टी पर, जिसके पास भी पढ़ रहे हैं, उस पर आपने ट्रस्ट करना है कि यार इन्हीं लोगों ने यही टेस्ट मुझे क्लियर करवाना है। नाउ वी हैव इन द लास्ट ग्रुप स्टडी। देखिए स्टूडेंट्स, ग्रुप स्टडी हमारे पास जो है वो कुछ स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा बेहतर है कि जब वो ग्रुप में स्टडी करते हैं तो उनके लिए बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। एक बात किसी एक स्टूडेंट ने की, दूसरी बात किसी दूसरे स्टूडेंट ने की, फिर उसने बताया कि नहीं ये यूं भी सॉल्व हो सकता है, इसको आसान हल करने का ये तरीका है। तो इस तरह से छोटी मोटी ट्रिक्स जब हम ग्रुप्स में एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं तो बहुत सारे जो टॉपर्स हैं, मैंने ऑब्जर्व किया है कि वो टॉपर्स ग्रुप्स में स्टडी किया करते थे, और ग्रुप भी जो आपकी जिनके साथ केमिस्ट्री मैच करती है। ऐसे नहीं कि आप ऐसे बंदे के साथ बैठ जाएं जो आपका वक्त जाया कर रहा हो, आपको परेशान कर रहा हो, खुद भी परेशान हो रहा हो। तो ऐसे लोगों के साथ ग्रुप मत बनाएं। उन स्टूडेंट्स के साथ ग्रुप बनाएं जिनका फोकस सिर्फ आप जो आने वाला टेस्ट है, आपका फ्यूचर है, वो है। तो उनके साथ आप जो है ग्रुप स्टडी कर सकते हैं। नाउ
हमारे पास बहुत सारी कॉन्स्पायरेसीज हैं, हमारे पास बहुत सारी फेक न्यूज़ होती हैं कि जनाब टेस्ट से पहले एक शाम को या एक रात पहले बता दिया जाता है कि भाई टेस्ट जो है वो आउट हो गया है और टेस्ट लोगों को मिल गया है। तो ये वो उन स्टूडेंट्स के, अच्छे स्टूडेंट्स के लिए होता है कि जो अपनी मेहनत से टेस्ट देने जा रहे हैं, तो उनको जो है डिग्रेड करने के लिए, उनका मोरल कम करने के लिए, उनको परेशान करने के लिए, उनको मेंटली डिस्टर्ब करने के लिए, उनको स्ट्रेस में डालने के लिए कि भाई टेस्ट तो आउट हो चुका है, ताकि सुबह उनका दिमाग काम नहीं करे और उनको ये पता हो कि पहले ही टेस्ट आउट हो चुका था और फिर वो अपने टेस्ट में नाकाम हो जाएं और दूसरे लोग कामयाब हो जाएं। तो प्लीज 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 ये जो इस तरह की कॉन्स्पायरेसीज होती हैं, जो इस तरह की जो फेक न्यूज़ होती हैं कि टेस्ट आउट हो गया है, इन पर ध्यान मत दें। ये फेक न्यूज़ होती है, ये झूठे लोग फैलाते हैं, इनमें बहुत सारी एकेडमीज इन्वॉल्व होती हैं, बहुत सारे टीचर्स इन्वॉल्व होते हैं कि जनाब टेस्ट आउट हो गया है या टेस्ट का कुछ पोर्शन आपको भेज दिया जाएगा और पता लगा कि अगले दिन टेस्ट में तो कुछ और आ गया और ये जो आपने पढ़ा हुआ था वो भी आपसे भूल गया, जो आपने तैयारी करी थी, आपने पेपर जब देखा आपको कल को एक पेपर मिला था और आज जब आपने देखा तो पेपर कोई और था। ये ऐसा हुआ है हमारे इलाकों के अंदर, हमारे पास। तो ऐसा मत करें, इन चीजों पर ध्यान नहीं दें। टेस्ट आउट भी हो गया है, आप अपने काम से काम रखें और आप अपने टारगेट पर, आप अपने आप को जो मिशन दिया गया है उसको फॉलो करें, उसको फोकस करें। आखिरी मिनट तक आप टेस्ट जब देने लगे तब तक आपके जहन में ये हो कि ये टेस्ट मैंने देना है और मैंने इसको क्लियर करना है। आउट हो चुका है, ये पहले से स्टूडेंट्स को मिल चुका है, ये कल रात 2 दिन पहले या 10 मिनट पहले आउट हुआ है, नो प्रॉब्लम, डोंट फोकस ऑन दीज फेक न्यूज। इसके बाद हमारे पास अदर बुक्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमसे सवाल पूछते हैं कि सर जो दूसरी किताबें होती हैं हमने उनको पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। देखिए, आप अगर थियोरेटिकली पढ़ रहे हैं, अगर आप अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ रहे हैं कि आपको कोई टॉपिक अपने सिलेबस में से समझ में नहीं आ रहा, आप रेफरेंस के तौर पर कोई और बुक इस्तेमाल कर रहे हैं तो इट्स गुड। लेकिन याद रखिएगा कि टेस्ट आपके सिलेबस में से आता है, आप अपने बुक्स को फॉलो करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो आपको कहते हैं आउट ऑफ कोर्स आता है, ये वो नहीं, ऐसा नहीं होता। टॉपिक आपके किताबों में मौजूद होते हैं। टेक्निकली वो जो क्वेश्चन होता है वो इस तरह का दिया जाता है कि आपको लगे कि ये आपकी किताब में से नहीं है, ये आपके सिलेबस में से नहीं है। ये मुमकिन ही नहीं है कि आपका टेस्ट कहीं बाहर से आ जाए। तो आप अपनी टेक्स्ट बुक को फॉलो करें। ये याद रखिएगा कि आपके टेक्स्ट बुक में ही से टेस्ट आता है। ये आप 100% पहले से ही अपने जहन में रख लें। तो आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स या इंग्लिश, जितनी भी आपका सिलेबस जो आपका है उसी में से हमेशा टेस्ट आता है। ये आपके जहन में होना चाहिए। इन दी लास्ट मैं आपको बताता चलूं कि प्लीज प्लीज आप अपने मेडिकल एमडी के टेस्ट या एमकेट के टेस्ट या इंजीनियरिंग के टेस्ट को जिंदगी मौत मत बनाइए। अगर आप क्लियर कर जाते हैं अच्छी बात है, नहीं क्लियर कर पाते तो ये ऐसा नहीं है कि यार आपको मरना चाहिए या आपको जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। स्टूडेंट्स, जिंदगी बड़ी अनमोल है। एक इम्तिहान में फेल हो गए, दूसरा हो सकता है कि कुदरत आपको कोई किसी और बेहतर जगह पर ले जाना जा रही हो। आप एमबीबीएस का टेस्ट फेल हो गए, क्या पता आप आने वाले 3 सालों के बाद सीएसएस का एग्जाम पास कर जाएं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर कोई एक रास्ता बंद हो जाता है तो कुदरत 2-4 और रास्ते भी खोल देती है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।